अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र मैम, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वॉइस क्लियर है मेरी? यस मैम। ठीक है। यस मैम। मिड्स का जो थोड़ा सा पैटर्न है वो चेंज हो गया है। पैटर्न तो सेम ही है, एमसीक्यूज हैं, लेकिन पहले जैसे 50 एमसीक्यूज थे तो अब 40 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है। 40 एमसीक्यूज के लिए आपको 50 मिनट्स मिलेंगे। मैम 1 और कर दें। क्या कर दूं? 60 मिनट्स। नहीं बेटा, 60 मिनट्स नहीं है आप लोगों के पास। 50 मिनट्स जो है वो आप लोगों को मिलेंगे। आपके जो एमसीक्यूज हैं वो 40 हैं, तो उसके लिए आपके पास एडिशनल 10 मिनट्स भी होंगे। और बाकी रिसोर्स पर्सन एक एमसीक्यू के लिए 40 सेकंड्स दे रहा है, और मैं तो आप लोगों को 60 सेकंड से भी ज्यादा दे रही हूँ। ठीक है। तो आप लोगों के 40 एमसीक्यूज हैं और उसके लिए 50 मिनट्स हैं आप लोगों के पास। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, याद है किसी को? लिफ्ट फोर्स। क्या पढ़ा था? लिफ्ट फोर्स। लिफ्ट फोर्स के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा क्या होती है लिफ्ट फोर्स? जब बॉडी फ्लूइड में होती है तो उसके परपेंडिकुलर एक्ट करती है, उसके फ्लो के परपेंडिकुलर। जी, जब बॉडी आपकी फ्लूइड मीडियम में होती है तो उसके परपेंडिकुलर जो आपके फोर्स लग रही होती है उसको हम कहते हैं कि वो बेसिकली हमारी लिफ्ट फोर्स है। तो क्या डिफरेंस है लिफ्ट फोर्स में और बायंट की जो फोर्स है उसके अंदर? बायंसी में और लिफ्ट फोर्स में क्या डिफरेंस है? लिफ्ट फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग सकती है, लाइक अपवर्ड भी, डाउनवर्ड भी, और बुयांसी जो है वो सिर्फ आपको वाटर से अपवर्ड पुल देती है। जी, जो हमारी लिफ्ट की फोर्स है उसकी हमने बात की थी कि उसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, वो अपवर्ड भी हो सकती है, वो डाउनवर्ड भी हो सकती है। बॉयंसी की फोर्स सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करती है। ठीक है। इसके अलावा हमने बात की थी बर्नौली प्रिंसिपल की। क्या होता है बर्नौली प्रिंसिपल? किसी को याद है कि क्या है बर्नौली प्रिंसिपल? यूसुफ आप बताओ। इनवर्स रिलेशनशिप होता है रिलेटिव वेलोसिटी में और प्रेशर के अंदर। जहां पे प्रेशर ज्यादा होता है वहां पे वेलोसिटी कम होती है, जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम होगा। कि वेलोसिटी और प्रेशर आपस में इनवर्स रिलेशनशिप के साथ हैं। ये बेसिकली हमारा बर्नौली प्रिंसिपल है। इसी के बेसिस पे हमारी जो लिफ्ट फोर्स है वो जनरेट होती है। कि लिफ्ट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो उसकी डायरेक्शन होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि व्हाट इज मैग्नेस फोर्स? मैग्नेस फोर्स क्या है? याद है किसी को कि क्या होती है मैग्नेस फोर्स? स्पिन मैम आपने बताया था कि लिफ्ट फोर्स जो होती है वो हायर टू लोअर जाती है ना? लिफ्ट फोर्स हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। जी। मैग्नेस फोर्स क्या है? ड्यू टू स्पिन जो लिफ्ट फोर्स जनरेट होती है उसे मैग्नेस फोर्स कहते हैं। जी, वो फोर्स जो हमारी स्पिन की वजह से क्रिएट होती है उसको हम कहते हैं मैग्नेस फोर्स है। वो भी वैसे ही प्रोड्यूस होती है जैसे लिफ्ट फोर्स प्रोड्यूस होती है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू द रीजन ऑफ लोअर प्रेशर, उसकी डायरेक्शन है। तो टॉप स्पिन में और बैक स्पिन में क्या डायरेक्शन होती है मैग्नेस फोर्स की? अगर हम टॉप स्पिन देते हैं किसी बॉल को तो उसमें मैग्नेस फोर्स की क्या डायरेक्शन होती है? डाउनवर्ड। मैग्नेस फोर्स टॉप स्पिन में डाउनवर्ड होती है, जबकि बैक स्पिन में उसकी डायरेक्शन जो है दैट इज अपवर्ड। ठीक है। अपवर्ड। इसके अलावा यस हमने मैम। बात की थी हमारी जो प्रोपल्शन है फ्लूइड मीडियम में, कि जैसे आपको ड्रैग फोर्स मिलती है वैसे ही आपको एक प्रोपल्शन की फोर्स भी मिलती है। आप में से कोई बता सकता है कौन सी थ्योरी पढ़ी थी हमने इसके अंदर? वो थ्योरी क्या कहती है?
वो थ्योरी बेसिकली बेस करती है न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर कि आप जब कंज्यूमर जब पानी को बैकवर्ड प्रोपेल करता है तो उसकी वजह से पानी उसको फॉरवर्ड मूव करा देता है। ये थ्योरी है बेसिकली जो प्रोपल्सिव ड्रैग थ्योरी है। इसमें फिर लिफ्ट ऐड हो गया था कि ड्रैग के साथ साथ एक लिफ्ट फोर्स है जो जनरेट होती है आपकी बॉडी के ऊपर, क्योंकि बीइंग अ स्विमर आप अपने हैंड्स को और फीट्स को यूज करते हैं पानी के अंदर एज प्रोपेलर्स, तो उनकी वजह से जो लिफ्ट फोर्स है वो जनरेट होती है, क्योंकि हमारा जो हैंड है वो रिजेंबल करता है फॉइल शेप से, ठीक है, और फॉइल शेप की जो चीजें होती हैं उनके अंदर लिफ्ट फोर्स अच्छी जनरेट होती है। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी उसके अंदर। इसके अलावा हमने स्ट्रोक टेक्निक के बारे में बात की थी कि आप जब पानी के अंदर स्ट्रोक लगाते हैं तो आपका जो स्ट्रोक है वो बेसिकली दो चीजों पे बेस करता है, दैट इज स्ट्रोक लेंथ एंड स्ट्रोक रेट। स्ट्रोक लेंथ क्या है? आपके एक ही हाथ की जो रिस्ट है उसका डिस्टेंस जब आप एक स्ट्रोक लगा रहे हैं पानी के अंदर, तो एक पोजीशन से जब वो दूसरी पीछे की तरफ जा रहा है दूसरी पोजीशन में, तो उसके अंदर का जो डिस्टेंस है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज स्ट्रोक लेंथ, जो मेल्स में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फीमेल्स, क्योंकि मेल्स की हाइट डिफरेंट है फीमेल से। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज बेसिकली एंगुलर काइनेमैटिक्स ऑफ ह्यूमन मूवमेंट्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है जिसमें हम एंगुलर काइनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। होपफुली आप सबको डिफरेंस पता है काइनेमैटिक्स में और काइनेटिक्स में, ये बायोमैकेनिक्स 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कोई बता सकता है क्या डिफरेंस है काइनेटिक्स में और काइनेमैटिक्स में? याद है किसी को काइनेमैटिक्स क्या होती हैं और काइनेटिक्स क्या होती हैं? काइनेटिक्स में जो एनर्जी अप्लाई हो रही होती है, मैम काइनेटिक्स में मूवमेंट होती है लेंस की। मैम द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन एक्सरसाइज और एन एक्टिविटी वो काइनेमैटिक्स होती है, जबकि काइनेटिक्स के अंदर हम फोर्सेस को स्टडी करते हैं कि कौन सी फोर्सेस कौन सी मूवमेंट को प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम बात करते हैं काइनेटिक्स की और काइनेमैटिक्स की, तो काइनेटिक्स का मतलब है कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो जिनकी वजह से मूवमेंट इन रिजल्ट आ रही है। अगर हम बात करते हैं काइनेमैटिक्स की, तो ओवरऑल जो मोशन क्यों? आपके सामने है जो एक मूवमेंट की अपीयरेंस है कि कितने डिग्री की रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है, आप किस तरह की मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे आप गेट साइकिल में चलते हैं तो आपकी जो नीज है उस पर कितनी फ्लेक्शन है, आपकी जो हिप है उस पर कितनी डिग्री की फ्लेक्शन है। जो फिजिकल एक अपीयरेंस है आपके सामने किसी भी मूवमेंट की, दैट इज बेसिकली काइनेमैटिक्स। और किन फोर्सेस की वजह से वो मूवमेंट इन रिजल्ट आ रही है वो काइनेटिक है। तो आज हमने जो एंगुलर काइनेमैटिक्स है उसके बारे में बात करना है। लीनियर काइनेमैटिक्स आप लोग पढ़ चुके हैं बायोमैकेनिक्स 1 में, आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ा होगा डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये बायोमैकेनिक्स 1 के अंदर है। आज हम पढ़ेंगे कि एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या है। तो इसके अंदर हमने बेसिकली बात करनी है कि जो ह्यूमन मूवमेंट है उसकी एंगुलर काइनेमैटिक्स को आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। डिफरेंट एंगल्स बनते हैं जब हम मूव करते हैं, तो उन एंगल्स को आप मेजर कैसे कर सकते हैं। एंगुलर काइनेमैटिक रिलेशनशिप्स क्या हैं, मतलब एंगुलर डिस्टेंस का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, एंगुलर वेलोसिटी का एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ क्या ताल्लुक है। तो हमने ये जो रिलेशनशिप है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस या इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला जो है उसको देखना है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि लीनियर और एंगुलर मोशन के अंदर जो है वो क्या रिलेशनशिप है, कि लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन है, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का क्या रिलेशनशिप है, और लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो आज का जो बेसिक टॉपिक है वो इसके अराउंड है। इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों को पता हो कि एक्सिस ऑफ रोटेशंस कौन कौन से हैं। आप लोगों ने काइनी में पढ़े हैं एक्सिस ऑफ रोटेशंस, आप लोगों ने बायोमैकेनिक्स 1 में पढ़े होंगे, आप लोग आगे जो है इसको फर्दर भी पढ़ेंगे। आप लोगों ने पढ़ा है 3 तरह के आप लोगों के प्लेन्स होते हैं, सैजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है उसका एक्सिस। ये फ्रंटल प्लेन का एक्सिस जो है दैट इज सैजिटल, सैजिटल प्लेन का एक्सिस जो है दैट इज फ्रंटल, और हमारा जो ट्रांसवर्स प्लेन है उसका एक्सिस होता है वर्टिकल। ठीक है, तो होपफुली ये चीजें आप लोगों को क्लियर हैं।
कि हमेशा जो भी मूवमेंट होती है वो एक्सिस के अराउंड होती है, और एक्सिस के अराउंड जो मूवमेंट होती है इसका मतलब है रोटेशंस है वो, कि हमारी जो नॉर्मल मूवमेंट्स हैं, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, एबडक्शन, एडक्शन, इनमें भी जॉइंट के ऊपर रोटेशंस आती हैं। तो इनको जब हम देखेंगे तो ये हमारी एंगुलर काइनेमैटिक्स होंगी। एंगुलर का मतलब है जहाँ एंगल्स बनेंगे, जहाँ पे रोटेशन ऐड होगी, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन वो हमारा मेन एक्सिस है, जो कि प्लेन के ऊपर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो कि परपेंडिकुलर हो उस प्लेन से, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जब हम नॉर्मली भी मूव करते हैं तो हमारी जो बॉडी के ऊपर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, जैसे अगर मैं गेट साइकिल में हूँ, मैं चलूं अगर आगे, आप लोगों ने गेट के डिफरेंट फेजेस पढ़े होंगे, उसमें आप लोगों ने बात की होगी जब आप चलते हैं तो हिप पे भी फ्लेक्शन आती है, नी पे भी फ्लेक्शन आती है, एंकल पे भी आ रही है। डिफरेंट मूवमेंट्स में कहीं पे फ्लेक्शन ज्यादा है तो कहीं पे एक्सटेंशन ज्यादा है। वो जो सारी मूवमेंट है वो किसी एक्सिस के अराउंड हो रही है, किसी प्लेन में होती है वो। तो इसका मतलब है कि वो सारी मूवमेंट भी रोटेटरी कंपोनेंट ऐड करती है। तो आप लोगों ने बायोमैकेनिक्स 1 में पढ़ा होगा, हमारी जो मूवमेंट है ह्यूमन की वो प्योरली लीनियर नहीं होती। पढ़ा है आप लोगों ने बायोमैकेनिक्स 1 में कि वो प्योरली लीनियर नहीं है, बल्कि वो कॉम्बिनेशन है लीनियर का और एंगुलर का, ठीक है, कि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तभी हमारी कोई मूवमेंट रिजल्ट में आती है। जैसे एक बॉलर है, अगर वो किसी बॉल को थ्रो कर रहा है तो शोल्डर के ऊपर रोटेशन ऐड होती है तो बॉल थ्रो हो रही है, ठीक है। तो ये वाली जो सारी चीजें हैं इसको हम कहते हैं कि कोई भी हमारी जो बॉडी की मूवमेंट है वो एक एक्सिस के ऊपर होती है जो कि प्लेन से परपेंडिकुलर है, और उस एक्सिस को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है वो, उसमें हमारी फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट्स होती हैं जिसको हम सैजिटल एक्सिस कहेंगे। सैजिटल एक्सिस की फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट्स होती हैं, या आप ये कह सकते हैं कि फ्रंटल प्लेन के लिए जो एक्सिस है दैट इज सैजिटल एक्सिस। इसी तरह से जो सैजिटल प्लेन की मूवमेंट है वो होंगी हमारी फ्रंटल एक्सिस के ऊपर, क्योंकि प्लेन से हमेशा एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर होता है। इसी के साथ अगर मैं बात करती हूँ ट्रांसवर्स प्लेन की, तो ट्रांसवर्स प्लेन का जो एक्सिस होता है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल। तो सबको क्लियर है एक्सिस ऑफ रोटेशंस? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट वन है कि जब आप एंगुलर काइनेमैटिक्स को ह्यूमन मूवमेंट की जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो क्या चीज है। जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया कि जब हम गेट एनालिसिस करें कि कोई बंदा चल रहा है तो हम उसमें देखते हैं कि हिप पे भी, नी पे भी और एंकल पे भी मूवमेंट्स आती हैं। उसको हमने यहाँ पे रोटेशनल एनालिसिस का नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये सारी मूवमेंट एक एक्सिस के अराउंड है और वो हमारा एक्सिस कहलाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो अब हमने ये बेसिकली पढ़ना है कि काइनेमैटिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है ह्यूमन मूवमेंट्स के अकॉर्डिंगली। हमारी जो सराउंडिंग्स हैं इसमें काइनेमैटिक्स है, लेकिन हम उसको ह्यूमन मूवमेंट को कभी उस तरह से एनालाइज नहीं करते। जैसे सपोज आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, 2 से 6 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं, अगर आपने कभी उनको चलते हुए देखा हो तो शुरू में जब वो चलते हैं तो उनका गेट जब जब इनिशियल स्टेजेस पे हैं, जब वो सीख रहे हैं, या जैसे उन्होंने किसी बॉल को किक करना है सपोज, ठीक है, वो किकिंग सीख रहे हैं, वो फुटबॉल से खेलता है या वो किसी बॉल से खेलता है, जब वो शुरू में उसको किक करता है तो वो इतना उसकी मूवमेंट स्मूथ या एक्यूरेट नहीं होती, ठीक है। वो चलते हुए उसको बहुत लाइट से कर रहा है कि उसका बैलेंस किक करते हुए आउट हो जाता है, वो गिर जाता है, जो इनिशियल स्टेज के बच्चे होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि जब वो किक करने लगेगा तो वो अपने आर्म्स को जो है वो एक्सटेंड कर लेगा, सॉरी अबडक्ट कर लेगा, कि उसको जब वो किक करे तो उसका बैलेंस आउट ना हो। फिर थर्ड स्टेज आएगी उसके ऊपर कि जब वो किक करने लगेगा तो वो साथ में अपनी एल्बोज को फ्लेक्स भी कर सकता है कि आराम से उसका जो बैलेंस है वो मेंटेन हो सके। तो समझाने की बात क्या है कि जैसे जैसे आप में एडवांसमेंट आती है वैसे वैसे आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो एक्यूरेट और स्मूथ होना शुरू हो जाती है। अगर आपको नॉर्मल चीज के बारे में नहीं पता, जैसे आपको नहीं पता कि एक जो छोटा बच्चा है, आप पीड्स पढ़ेंगे, पीड्स फिजिकल थेरेपी जिसको पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपी कहते हैं, कि जैसे छोटे बच्चे, अब बच्चा पैदा होते ही हर काम नहीं करने लग जाता, माइलस्टोन्स होते हैं डिफरेंट के एक के बाद एक उसने अचीव करना है, ठीक है। जैसे बहुत छोटा बच्चा हो तो उसको नेक होल्डिंग जो है वो 1-2 महीने बाद आती है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर जैसे क्रॉलिंग की फेज में आता है, फिर चलने की फेज में आता है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन बच्चा पैदा हुआ तो वो दौड़ने लग जाए, कोई माइलस्टोन्स है कि उसने एक टाइम के बाद उसको अचीव करना है। अगर आपको नॉर्मल मूवमेंट के बारे में नहीं पता होगा तो आप उसको अब नॉर्मल से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब छोटे बच्चे के लिए आप एज्यूम करें कि वो पहली दफा बॉल को किक करे तो वो परफेक्ट किक करे, ऐसा नहीं हो सकता।
आपको पता है कि उस स्टेज पे ये इसका माइलस्टोन नहीं है, अभी इसको अचीव करने में थोड़ा टाइम लगेगा, या जब वो उस चीज को बार बार प्रैक्टिस करेगा तो रिफाइनमेंट आना शुरू हो जाएगी। तो सिंपल हमारे सराउंडिंग में जो ह्यूमन मूवमेंट्स हो रही हैं उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो यही हमारी काइनेमैटिक्स है कि जो ह्यूमन मूवमेंट है उसमें डिफरेंट टाइम पे कितने एंगल्स बनने चाहिए, क्या मूवमेंट होनी चाहिए, कितने डिग्री की फ्लेक्शन हो, कितने डिग्री की एक्सटेंशन हो, ये सारी चीजें ह्यूमन काइनेमैटिक्स के अंदर आती हैं। अब जो हमारे ट्रेनर्स हैं, जो क्लिनिशियंस हैं, या जो आप देखते होंगे जो हमारे कोचेस होते हैं जो बेसिकली ट्रेन करते हैं स्पोर्ट्स वालों को, तो वो यही चीजें देखते हैं कि कितना एंगल हो, आपने कितने उससे फेंकना है, इसको एल्बो पे फ्लेक्शन करके फेंकना है या फुली एक्सटेंड करके इसको फेंकना है। ठीक है, तो आप किस तरह से बॉडी मैकेनिक्स को इस्तेमाल करें, किस तरह के एंगल्स जो है वो आपके बने, ताकि आप जो चीज देख रहे हैं या जो चीज आप खेल रहे हैं उसको कैसे एफिशिएंट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये वाली जो बेसिक चीजें हैं ये हमारी एंगुलर काइनेमैटिक्स में है। हमने जो रेंज ऑफ मोशन है उसको ऑब्जर्व करना होता है कि रेंज ऑफ मोशन जितनी रिक्वायर्ड है क्या उतनी मिल रही है या उतनी अवेलेबल जो है वो नहीं है। तो उसके लिए हमें एंगल्स को मेजर करना पड़ता है। एंगल्स को आप मेजर कैसे कर सकते हैं, आप लोगों ने बायोमैकेनिक्स 1 में भी एक फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, अच्छा पहले तो बात यह है कि एंगल बनता कब है। एंगल तब बनता है जब दो चीजें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो एक पॉइंट पे, तो वो बीच में एक एंगल बना देती है। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि जो दो लाइंस हैं अगर आप उनको ड्रॉ करें और वो लाइन किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती हैं उसका हम वर्टेक्स कहते हैं, VERTEX। ठीक है, वर्टेक्स के पॉइंट पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और वहां पे एंगल बन जाता है। अब हमने एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर एंगल्स को एनालाइज करना है, तो उसके लिए आप एक पेपर के ऊपर एक ड्रॉ करें बॉडी। ठीक है, बॉडी को ड्रॉ करने के बाद आप जो उसके सेंटर जो भी पॉइंट है हर जॉइंट का, उसको आप ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट कर दें। जैसे ये शोल्डर है, ये भी शोल्डर है, ये आपका एल्बो है, ये आपकी रिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये आपका जैसे नी है या आपका एंकल है, यहाँ पे आपके हिप जॉइंट्स हैं। तो आपने जो भी सेंटर है, जो भी जॉइंट्स हैं, उनको आपने ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट करने के बाद आपने उन सारे डॉट्स को आपस में लाइन से मिला दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे सारा कुछ लाइन से मिला हुआ है। जैसे हम बचपन में कभी ABCD जब सीखते हैं इनिशियल स्टेजेस पे, तो टीचर्स हमें डॉट लगा देता है। हमने उन सारे डॉट्स को जब आपस में हम ज्वाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक अल्फाबेट बन जाता है। तो सेम वही चीज है कि आपने एक बॉडी को एक पेपर के ऊपर ड्रॉ किया। ये हमें एंगल्स को मेजर नहीं करना पड़ता, ये सिर्फ आपकी जो बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझा रही हूँ कि कैसे वो एंगल को मेजर करना बता रहे हैं कि आप डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं उनको अपने माइंड में बना लेते हैं कि ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कि सेंटर है आपके डिफरेंट जॉइंट्स का। उन सेंट्रल पॉइंट्स को जो डिफरेंट जॉइंट्स के हैं आपने ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट किया और उसके बाद आपने उन सब को आपस में मिला दिया डॉटेड लाइंस को। ठीक है, जब आपने उन सारे डॉट्स को आपस में मिलाया तो उसके बाद आप एक प्रोटेक्टर ले। आप लोगों ने कभी प्रोटेक्टर इस्तेमाल किया हो मैथ्स में, जिसको हम एंगल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसका एक पॉइंटेड एंड होता है, उसको हम एक मेन पॉइंट पर रखते हैं और वहां से एक कर्व ड्रा कर देते हैं जिसको हम एंगल कहते हैं। तो सेम वही चीज है कि सपोज अगर मैंने यहाँ पे एंगल को ड्रॉ करना है तो मैं उस प्रोटेक्टर का पॉइंटेड एंड यहाँ पे रखूंगी जो कि सेंटर है मेरे जॉइंट का, और उसके बाद उससे यहाँ पे एक एंगल जो है उसको ड्रॉ कर दूंगी। वो जितना एंगल होगा उसको मैं मेजर कर लूंगी कितना एंगल बन रहा है इस जॉइंट के दरमियान। तो आपकी डिफरेंट पोजीशन है। जैसे सपोज अगर मैंने अपना एल्बो है उसको एक्सटेंड कर लिया, ठीक है, अब एल्बो जब मैंने एक्सटेंड किया है तो एंगल उतना नहीं बन रहा, यहाँ पे एंगल नहीं है। हाँ, अगर मैं इन दोनों के दरमियान में देखूंगी तो एंगल 0 हो जाएगा ना। एल्बो की एक्सटेंशन में एंगल नहीं है, लेकिन जब मैं एल्बो को फ्लेक्स करूंगी तो उसके केस में इन दोनों के दरमियान में एक एंगल बनेगा, क्योंकि मेरे दो जो लाइंस हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट के ऊपर। तो समझाने वाली बात यह है कि अगर आपने ह्यूमन बॉडी के एंगल्स को मेजर करना हो तो आप एक डायग्राम ड्रॉ करें अपने माइंड में। आपने एक इमेजिनरी डायग्राम ड्रॉ कर ली, आपने सेंट्रल पॉइंट्स ले लिए हैं सारे जॉइंट्स के, वहां से आपने उन सारे डॉट्स को आपस में ज्वाइन किया। आप जिस
एरिया का एंगल मेजर करना चाहते हैं, उस पॉइंट के ऊपर आप प्रोटेक्टर को प्लेस करें और एंगल को मेजर कर लें। तो इस तरह से एंगल्स को मेजर किया जा सकता है। और काइनेमैटिक्स में हम यही देखते हैं कि एक बंदा जो मूव कर रहा है तो उसकी रेंज ऑफ मोशन कितनी है, उसके जॉइंट्स पे एंगल क्या बनते हैं। क्योंकि आप लोगों ने मैनुअल मसल टेस्टिंग सॉरी गोनियोमीटर पहले पढ़ा होगा। गोनियोमीटर बेसिकली क्या करता है, वो एंगल्स को मेजर करता है और हम किसी बंदे की रेंज ऑफ मोशन को चेक करने के लिए गोनियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं कि कितने डिग्री की मूवमेंट हो रही है उस स्पेसिफिक जॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे आप एंगल्स को उस तरह भी मेजर कर सकते हैं गोनियोमीटर के थ्रू, ठीक है, कि कितनी रेंज ऑफ मोशन जो है वो कवर हुई है। अब जहां एंगल की बात है उसमें एंगल को मेजर करने के लिए ये भी जरूरी है कि एंगल कौन सा ले रहे हैं आप, रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है। रिलेटिव का क्या मतलब है हमने लास्ट लेक्चर में 2-3 दफा इस बात को बार बार रिपीट किया है कि जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो हम रिलेटिव का वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि बॉडी के एक सेगमेंट का दूसरे बॉडी के सेगमेंट के साथ क्या एंगल बनता है। एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के साथ कंपैरिजन में आ गया ना, कि एक बॉडी के सेगमेंट का दूसरे बॉडी के सेगमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, कितना उनके दरमियान में एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव एंगल। फॉर एग्जाम्पल गोनियोमीटर से मैं जो भी एंगल मेजर करती हूँ वो रिलेटिव होते हैं। किस तरह, मैंने नी का एंगल मेजर करना है, ठीक है। अब आप सबको पता है नी के ऊपर फीमर आ रही है और नीचे से टिबिया और बीच में पैटेलर बोन, ये 3 बोन्स मिलके नी जॉइंट बना रहे हैं। ऐसा ही है, आप लोगों ने पहले पढ़ा है। अब ऊपर से फीमर और नीचे से टिबिया, इन दोनों को मैं कंपैरिजन कर रही हूँ ना, मैंने एंगल निकालना है नी पे कितने डिग्री की मूवमेंट है। लेकिन उसके लिए मैं देख ये रही हूँ कि ऊपर से फीमर का और नीचे से टिबिया, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या एंगल बना रही हैं, तभी नी का एंगल निकलेगा। तो टिबिया की रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू फीमर, टिबियोफेमरल जॉइंट में हम यही देखते हैं। तो ये रिलेटिव एंगल हो गया कि एक बॉडी सेगमेंट का, बॉडी का एक सेगमेंट था थाई, दूसरा बॉडी का सेगमेंट था लेग। थाई में आ गई फीमर की बोन और लेग के अंदर आ गई है टिबियल बोन। उन दोनों का आपस में मैंने जो एंगल निकाला दैट वाज रिलेटिव एंगल। तो पूरी बॉडी में आप जो एंगल निकालते हैं, मैंने एल्बो की फ्लेक्शन का एंगल निकालना है तो रिलेटिव एंगल है, क्योंकि फोर आर्म में और आर्म के दरमियान में एंगल मैं देख रही हूँ। मैंने नी की फ्लेक्शन का एंगल निकालना है तो ये रिलेटिव एंगल है, क्योंकि एक बॉडी सेगमेंट का मैंने दूसरे बॉडी सेगमेंट से एंगल निकाला। अगर मैं एक चीज को फिक्स ले लूं कि मैं एक ही रेफरेंस ऑफ लाइन लूं और उसी से डिफरेंट बॉडी के एंगल्स को मेजर करूंगी तो वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ये डिफरेंस है रिलेटिव में और एब्सोल्यूट में। मैं आगे डायग्राम से दिखाऊंगी तो होपफुली आपको क्लियर हो जाएगा। इसको हम पहले रीड कर लेते हैं एक दफा। रिलेटिव एंगल बेसिकली क्या है? एंगल एट अ जॉइंट फॉर्म बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ ए एडजेसेंट बॉडी सेगमेंट। फीमर का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, नीचे से टिबिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इन दोनों के दरमियान में मैंने एंगल देखा नी फ्लेक्शन का, तो ये मेरा रिलेटिव एंगल हो गया। रिलेटिव एंगल शुड कंसिस्टेंटली बी मेजर्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए गिवन जॉइंट। ठीक है, जो भी एक सेम साइड है जॉइंट की, जैसे अगर मैं सामने से ले रही हूँ तो मैं सामने से ही लूंगी, अगर मैं बैक से ले रही हूँ एंगल तो फिर मैं बैक से ही लूंगी। ठीक है, एक ही तरफ जो एक जॉइंट है, जैसे जो नी जॉइंट है, अगर वो फॉर्म हो रहा है टिबिया से और फीमर से, तो ऊपर से अगर मैं ले रही हूँ तो फिर मैं ऊपर से ही लूं। अगर मैं बैक साइड से ले रही हूँ नी जॉइंट के तो फिर मैं बैक साइड से ही लूंगी। एक ही तरफ से आप उसको ले सकते हैं। द स्ट्रेट फुली एक्सटेंडेड पोजीशन एट अ जॉइंट इज रिकॉर्डेड एज 0। जो आपकी स्ट्रेट, आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें बायोमैकेनिक्स 1 में, कि जब हमारी जो एनाटॉमिकल पोजीशन होती है ना, इसके अंदर आपकी बॉडी के सारे एंगल 0 होते हैं। एनाटॉमिकल एंगल से ही आप मूवमेंट को काउंट करना शुरू करते हैं। तो अगर मैं फुली एक्सटेंडेड पोजीशन में हूँ, जो कि मेरी एनाटॉमिकल पोजीशन है, तो मेरी पूरी बॉडी के एंगल उस टाइम पे 0 है। तो मेरी एनाटॉमिकल पोजीशन मेरा रेफरेंस पॉइंट है किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए। क्लियर हो गया? एब्सोल्यूट एंगल बेसिकली क्या है? बॉडी सेगमेंट की अगर आप एंगुलर ओरिएंटेशन ले रहे हैं किसी बॉडी सेगमेंट की विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स लाइन ऑफ रेफरेंस, क्या आपने एक पूरी बॉडी में एक लाइन को फिक्स ले लिया है, आप उससे डिफरेंट एंगल्स जो हैं बॉडी के वो निकाल रहे हैं। ये जो डायग्राम है ये रिलेटिव एंगल की है। ठीक है,
कि यहाँ से आर्म का और फोर आर्म का जो इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बनता है एल्बो के ऊपर, वो मैं मेजर करूंगी तो रिलेटिव एंगल हो जाएगा। इसी तरह से फीमर का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और साथ में टिबिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इन दोनों के दरमियान में जिस एंगल को मैंने मेजर किया वो रिलेटिव एंगल है। एब्सोल्यूट एंगल के लिए मैंने पूरी बॉडी से जहां से मेरी लाइन ऑफ ग्रेविटी पास कर रही थी उसको एक रेफरेंस की लाइन लिया है और वहां उसी लाइन से मैंने डिफरेंट एंगल्स जो हैं उनको मेजर किया है, तो ये मेरा एब्सोल्यूट एंगल है। बात समझ आ रही है? एक सेगमेंट का दूसरे सेगमेंट से जो मैं एंगल लूंगी वो रिलेटिव एंगल होगा। अगर मैंने एक फिक्स रेफरेंस ऑफ लाइन से किसी चीज का एंगल मेजर करना है, उसमें मैं बॉडी सेगमेंट्स को कंसीडर नहीं कर रही, तो उस केस में वो मेरा एब्सोल्यूट एंगल है। तो नॉर्मल जो रेंज ऑफ मोशन होती है जिसको आप असेस करते हैं गोनियोमीटर से, वो हम रिलेटिव एंगल करते हैं कि हम अपने बॉडी सेगमेंट्स के डिफरेंट एंगल्स को मेजर करते हैं। तो होपफुली रिलेटिव और जो एब्सोल्यूट है इसका डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया। एब्सोल्यूट एंगल शुड कंसिस्टेंटली बी मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम अ सिंगल रेफरेंस, इधर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ठीक है, या आप जो है उससे हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू उसका एंगल ले लें, या फिर आप वर्टिकल ले लें, या फिर आप जो है वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो है उस लाइन ऑफ रेफरेंस से क्या कहते हैं एंगल ले सकते हैं। लेना आपने किसी एक डायरेक्शन में ही है, या सारे हॉरिजॉन्टल या सारे वर्टिकल। ठीक है, तो ये डिफरेंस है एब्सोल्यूट में और हमारा जो रिलेटिव है। रिलेटिव में हम दो बॉडी सेगमेंट्स का कंपैरिजन करते हैं, एब्सोल्यूट में हम पूरी बॉडी का एक रेफरेंस ऑफ लाइन के साथ एंगल निकालते हैं। तो हमारे लिए जो मेजोरिटी में इस्तेमाल होता है वो हमारा रिलेटिव एंगल है। अब रिलेटिव एंगल जो है उसको मेजर करने के लिए हम कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले है गोनियोमीटर। गोनियोमीटर बेसिकली क्या है? जो आपके एंगल्स को मेजर करता है। आप लोगों ने गोनियोमीटर शायद पहले पढ़ा होगा। गोनियोमीटर्स के पार्ट्स होते हैं, बीच में फलक्रम है जिसके इर्द गिर्द सारी मूवमेंट होती है। एक गोनियोमीटर का स्टेशनरी आर्म होता है जो आप एक ज्वाइंट के ऊपर फिक्स करते हैं, और दूसरा मूवेबल होता है जो आप ज्वाइंट को मूव करते जाते हैं और साथ में आर्म को मूवमेंट देते जाते हैं उस गोनियोमीटर के। ठीक है, तो अब आपने किस तरह से प्लेसमेंट करनी है गोनियोमीटर की। सपोज मैं चेक कर रही हूँ नी की फ्लेक्शन। नी का जो ज्वाइंट होगा, ठीक है, उसका जो सेंटर है जहां पे मूवमेंट है वहां पे मैं अपना जो फलक्रम है उसको प्लेस करूंगी, और स्टेशनरी आर्म उस साइड ऑफ ज्वाइंट पे प्लेस करूंगी जिसको मैं मूवमेंट नहीं दे रही। क्योंकि मैंने मूवमेंट देनी है टिबिया के ऊपर, मैं टिबिया को सीधा करूंगी तो नी एक्सटेंड हो जाएगा, मैं इसको फ्लेक्स करूंगी तो नी फ्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है मूविंग आर्म मुझे टिबिया के ऊपर रखना पड़ेगा। अब इसके केस में क्या चीज है कि जब मैंने फ्लेक्शन की रेंज को चेक करना है तो मैं एक्सटेंशन से शुरू करूंगी, क्योंकि अभी हमने पीछे बात की कि आप किसी भी ज्वाइंट की रेंज ऑफ मोशन को चेक करते हैं तो आप एनाटॉमिकल पोजीशन से चेक करते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन में मेरा जो नी है वो एक्सटेंडेड है, और एक्सटेंशन में सारे के सारे एंगल जीरो हो जाते हैं, क्योंकि एंगल ही नहीं बन रहा ना। एंगल बनने के लिए जरूरी है कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो किसी पॉइंट पे, वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे एंगल वहां बनेगा। अगर एक चीज बिल्कुल एक लाइन में है तो वहां पे एंगल बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एक चीज है वो क्या है कि फुल एक्सटेंशन के बाद आप फ्लेक्शन करेंगे, और जहां तक फ्लेक्शन जाती है आप मूविंग आर्म को वहां तक मूव करते हैं, और आप देख लेते हैं कितनी डिग्री जो है वो फ्लेक्शन की अलाउड है। अगर आपका जो बंदा है उसको कॉन्ट्रैक्चर बना हुआ है नी के ऊपर, कि उसका नी फुली एक्सटेंड ही नहीं हो पाता, नी 20 डिग्री तक फ्लेक्स रहता है, तो आपको जो रेंज पूरी मिलेगी उसमें से आपने 20 को माइनस करना है। बात समझ आ रही है? कहीं आप ये लेबल कर दें कि बंदा जो है उसकी जो पूरी फ्लेक्शन की रेंज है वो 160 डिग्री तक है। ठीक है, लेकिन पीछे से तो उसको कॉन्ट्रैक्चर था, तो वो चीज आपको माइनस करनी चाहिए बीच में, क्योंकि जब एक्सटेंशन ही उसकी पूरी नहीं हो पा रही तो आप जीरो से तो उसको नहीं लेके आ रहे। ठीक है, तो आप उस जीरो के अंदर से वो जो 20 है उसको माइनस कर देंगे। तो ये वाली जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है जब आप गोनियोमीटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कि जीरो जो रेफरेंस पोजीशन है आपने वहीं से मेजरमेंट को स्टार्ट करना है। अगर वहां से नहीं हो सकती किसी भी वजह से, तो जितना डिस्टेंस उसने पहले से कवर किया हुआ है आपने टोटल रेंज में से उसको माइनस कर देना है। तो इस तरह से जो एग्जैक्ट एंगल है, जो एग्जैक्ट डिग्री ऑफ मूवमेंट है आपकी, वो आ जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रोगोनियोमीटर इस्तेमाल होता है और इंक्लाइनोमीटर्स होते हैं। इलेक्ट्रोगोनियोमीटर जो है ये एल्गोन वर्ड है ग्रीक, वहां से निकला है।
इसमें बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होता है। ये एक डिवाइस होती है जो आप बॉडी के साथ जो है वो किसी स्ट्रैप के थ्रू फिक्स कर देते हैं। तो जब उसमें बॉडी मूवमेंट कर रही होती है डिफरेंट एंगल्स पे, तो डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होता है। उसके थ्रू आप मेजर कर सकते हैं कि क्या बेसिक एंगल बनता है, ठीक है। इसके अलावा है इंक्लाइनोमीटर्स। ये जो नेक्स्ट वन है ये इंक्लाइनोमीटर है। इंक्लाइनोमीटर बेसिकली मेजर करता है एब्सोल्यूट एंगल्स को। गोनियोमीटर और इलेक्ट्रोगोनियोमीटर ये रिलेटिव एंगल्स को मेजर करते हैं। इंक्लाइनोमीटर यूज होता है एब्सोल्यूट एंगल को मेजर करने के लिए। बहुत मुश्किल है ये चीज कि एक बंदा मूव कर रहा है तो हम उसका एक एग्जैक्ट जो एंगल है उसको निकाल सकें। तो बेसिकली जो इंक्लाइनोमीटर है ये ग्रेविटी को इस्तेमाल करता है। ग्रेविटी के थ्रू ये हमारे जो जब हमारी बॉडी मूव कर रही होती है तो उसमें जो डिफरेंट एंगल्स है उसको मेजर कर लेता है, ठीक है। ये प्रॉपर लैब्स होती हैं जिनके अंदर ये सारी चीजें जो हैं वो करवाई जाती है। अच्छा, नेक्स्ट वन है इंस्टेंट सेंटर ऑफ रोटेशन। इंस्टेंट सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है? आप लोगों ने एक्सेसरी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा, या आप लोगों ने जनरली जो बोन की शेप्स हैं उसके बारे में हमने कन्वेक्स कनकेव रूल में भी पढ़ा है कि हमारी जो बोन है उसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, वो कभी भी आइडेंटिकल नहीं होती, ठीक है। कुछ हमारी ओवाइड हैं, कुछ हमारी सैलर शेप है, कोई हमारी इलिप्सॉइडल है, सैडल शेप है। तो डिफरेंट हमारा जो बोन है, चूंकि उनकी आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस डिफरेंट होती हैं तो हमारा जो सेंटर है मूवमेंट का वो डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है कि जब हम नॉर्मल मूवमेंट करते हैं, जैसे अगर मैं अपनी नी को फ्लेक्स करूंगी तो नी की फ्लेक्शन के साथ मेरी नी की मीडियल रोटेशन एसोसिएटेड है, ठीक है। दोनों मूवमेंट इकट्ठे होते हैं। मैं अलग से अपनी नी को मीडियल लैटरल रोटेशन नहीं कर सकती। वो जो मीडियल और लैटरल रोटेशन होती है वो हिप के ऊपर होती है, जो सेपरेट होती है। अगर मैं नी की मीडियल रोटेशन की और लैटरल रोटेशन की बात करूं तो वो सेपरेटली मैं नहीं कर सकती, वो एसोसिएटेड होती है मेरी नी की फ्लेक्शन के साथ, कि जब भी मैं नी को फ्लेक्स करती हूँ साथ में नी पे मीडियल रोटेशन भी आ जाती है। तो इसका मतलब है कि हर मूवमेंट में जो सेंटर है, सेंटर ऑफ रोटेशन है, वो चेंज होता रहेगा। बात समझ आ रही है? आप फिक्स नहीं कर सकते कि मैंने सपोज अगर नी को सिर्फ 10 डिग्री फ्लेक्स किया है और अगर पूरा 90 डिग्री फ्लेक्स कर लिया तो दोनों के सेंटर ऑफ रोटेशन में फर्क होगा, क्योंकि आपकी जो मूविंग बोन है उसकी शेप डिफरेंट है, वो उसकी एक ही शेप नहीं रहती आपस में, ठीक है। तो ये वाली बात जो है वो हमारा इंस्टेंट सेंटर ऑफ रोटेशन है। द सेंटर ऑफ रोटेशन एट अ गिवन जॉइंट एंगल और एट अ गिवन इंस्टेंट इन टाइम ड्यूरिंग अ डायनामिक मूवमेंट इज कॉल्ड द इंस्टेंट सेंटर। इंस्टेंट का मतलब है जो उस मूवमेंट के लिए होगा, तो इसलिए हर मूवमेंट में इंस्टेंट सेंटर जो हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन है वो चेंज होता है। तो हम हर 10 डिग्री के बाद एक्सरे लेते हैं, तो हर 10 डिग्रीज में जो सेंटर ऑफ रोटेशन होता है वो उस 10 डिग्री के लिए इंस्टेंट है, फिर नेक्स्ट 10 डिग्रीज में जो होगा वो उसके लिए इंस्टेंट है। तो गिवन टाइम में गिवन एंगल के अंदर जो हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इंस्टेंट सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है, द सेंटर ऑफ रोटेशन एट अ गिवन जॉइंट एंगल और एट अ गिवन इंस्टेंट इन टाइम। स्पेसिफिक जॉइंट एंगल, उस स्पेसिफिक टाइम में जो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा वो उसका इंस्टेंट है, ठीक है। दिस फिनोमिना इज कॉज्ड बाय नॉर्मल एसिमेट्री इन द शेप ऑफ आर्टिकुलेटिंग बॉन सर्फेसेस, ठीक है। ये नॉर्मल है क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको बनाया ही ऐसे, ठीक है, कि नॉर्मल हमारे एसिमेट्री है बॉडी सर्फेस के अंदर। इसको हम एक्सरेज के थ्रू, जिसको हम रोएंटिजिनोग्राम्स कहते हैं बेसिकली, ये हम जब हम आरओएम कराते हैं जॉइंट्स के ऊपर तो उसके हर 10 डिग्री के बाद जो है वो हम पिक्चर को क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देखें कि एल्बो फ्लेक्शन से नी की फ्लेक्शन से नी जो है वो एक्सटेंशन में जा रहा है। अब ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं ये बेसिकली इंस्टेंट सेंटर ऑफ रोटेशन है, कि जब मैक्सिमल फ्लेक्स था हमारा नी, उसके बाद 10 डिग्री आपने उसको एक्सटेंशन की तरफ लेके गए तो आप समझे आप उसको 10 डिग्री एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके केस में पहले अगर यहाँ पे था हमारा इंस्टेंट सेंटर तो अब वो ऊपर मूव कर जाएगा, फिर हर 10 डिग्री के बाद वो और ऊपर चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप मूवमेंट्स देते हैं अपने जॉइंट्स के ऊपर तो वो किसी एक ही एक्सिस पे रोटेट नहीं करता रहता, वो हर 10 डिग्रीज के बाद अपना जो एक्सिस है उसको चेंज करता रहता है, क्योंकि हमारी मूविंग बॉडी जो बोन्स हैं उनकी सरफेस इस तरह की है,
ठीक है, तो बात समझ आ गई। इंस्टेंट सेंटर का मतलब ये है कि हर गिवन एंगल में, हर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में हमारा जो एक मूवमेंट है उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो डिफरेंट होता जाएगा, क्योंकि हमारी बोन की शेप्स इस तरह की है। ठीक है, तो ये वाली बात है इसके अंदर। द पाथ ऑफ द इंस्टेंट सेंटर एट द नी ड्यूरिंग नी एक्सटेंशन, आपने जब फ्लेक्शन से उसको एक्सटेंशन की तरफ लेके गए हैं तो ये हमारा इंस्टेंट सेंटर का पाथवे है। ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल इस तरह से मूव कर गया, एरो आपको उसकी डायरेक्शन जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर एंगल में हमारा जो इंस्टेंट सेंटर है वो चेंज होता जाता है। अच्छा, नेक्स्ट वन है एंगुलर काइनेमैटिक रिलेशनशिप्स, कि हमारी जो डिफरेंट तरह की यूनिट्स हैं या डिफरेंट तरह की जो क्वांटिटीज हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं उनके आपस के क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, हमारी जो एंगुलर क्वांटिटीज हैं उनका आपस में रिलेशनशिप है जैसे लीनियर क्वांटिटीज का है। आप लोगों ने पढ़ा होगा डिस्टेंस का रिलेशनशिप है डिस्प्लेसमेंट के साथ, इसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप है एंगुलर वेलोसिटी के साथ, वो डिस्टेंस के साथ। एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशनशिप है एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। तो हमने ये बेसिक देखना है कि इन दोनों में आपस में क्या रिलेशनशिप है, और यूनिट जो है वो भी डिफरेंट होंगे। लीनियर के लिए अलग थे, अब एंगुलर के लिए अलग हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एंगुलर डिस्टेंस की और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। इसमें एग्जांपल है एक पेंडुलम की। एक पेंडुलम जो है उसको हम सपोर्ट करते हैं किसी चीज के साथ और उसके बाद हम उसको जो है वो कहीं पे भी छोड़ दें। जैसे आप कश्ती वाला झूला ले, आप देखते हैं वो पेंडुलम की तरह वो एक तरफ लेके जाता है एक एंड को ऊपर, फिर दूसरी तरफ से दूसरे एंड को ऊपर लेके जाता है, वो बिल्कुल एक पेंडुलम की तरह है। अब जब आप किसी चीज को अटैच करते हैं ऊपर किसी स्पोर्ट के साथ, वो कोई बॉल है, ठीक है, बॉब है जिसका वेट है, आप उसको एक एंड पे लेके जाके छोड़ते हैं तो वो बैक एंड फोर्थ मूव करता है आगे और पीछे। ठीक है, अब उस चीज में क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखें, आप उसको ऊपर लेके गए हैं, उसके बाद आपने उसको छोड़ा है तो एरो दिखाता है कि यहाँ से जाने के बाद वो फिर दोबारा वापस आता है अपनी जगह पे। तो ये पेंडुलम की बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है। अब इसके केस में इसमें दो तरह की टर्मिनोलॉजीज हैं, एंगुलर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपने इस बॉब को छोड़ा और ये यहाँ से ए पॉइंट तक गया और सपोज इसने बीच में हमारा जो डिस्टेंस है वो आप समझें कि उसने 7 जो डिस्टेंस है उसको कवर कर दिया, या आप ये कहें कि हम चूंकि एंगुलर की बात कर रहे हैं तो एंगुलर के केस में हम आर्क देखेंगे कि ये आर्क क्या बना रहा है। आर्क का मतलब है एंगल। ठीक है, तो हमने ये कहा कि जब हमने इस बॉल को छोड़ा तो इसने यहां तक जाते हुए 60 डिग्री का एंगल बनाया या आर्क बनाई 60 डिग्री की। यहां पे जाने के बाद वो वापस जब यहां तक आया है तो दोबारा उसने 60 डिग्री की आर्क बनाई। तो हमने ये कहना है कि हम डिस्टेंस को प्लस कर देंगे, डिस्टेंस कवर किया है इस बॉब ने 60 + 60 = 120। बात समझ आ गई? तो डिस्टेंस जो है वो एड ऑन होता है कि आपने जब इस बॉब को यहां से छोड़ा है तो ये आगे गया है, उसके बाद जब ये वापस आया है तो दोनों डिस्टेंस को आप मेजर करेंगे तो वो आपका 60 डिग्री हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो बेसिकली हमारा जो इनिशियल पॉइंट से एग्जिट पॉइंट तक का जो बीच का सफर है, ठीक है, इनिशियल से एग्जिट तक की जो चीज है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होती है। और इसके दरमियान में जो भी एंगुलर चेंजिंग्स आएंगी, जो भी एंगल चेंज हो गए, हमने उन सबको ऐड ऑन करना होता है। तो अगर हम ये बात करें कि हमारा जो बॉल है वो यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक है, उसके केस में उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया। लेकिन जब वो यहाँ से यहाँ वापस आएगा तो हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्यों? क्योंकि हम ये कह रहे थे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट से एग्जिट पॉइंट तक की बात है। तो इनिशियल से जब ये यहाँ तक चला गया है फाइनल तक, तो तब हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को काउंट किया। लेकिन यहाँ से वापसी पे क्योंकि वो इनिशियल पॉइंट पे ही वापस आ गया है तो इनिशियल और एग्जिट पॉइंट तो सेम हो गए, तो इसका मतलब है कि वो 0 हो जाएगा। सिर्फ जाने तक का फिर हम काउंट करेंगे। डिस्टेंस में हम दोनों तरफ का ऐड करते हैं, जाने का भी और आने का भी, क्योंकि डिस्टेंस कवर कर रहा है वो। डिस्प्लेसमेंट में हम इनिशियल पॉइंट और एग्जिट पॉइंट को कंसीडर करते हैं। अगर चीज जाने के बाद वापस अपनी जगह पे आ जाती है तो हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई है, क्योंकि इनिशियल का और एग्जिट पॉइंट का डिफरेंस नहीं हुआ। बात समझ आ गई है? Consider a pendulum swinging back and forth from a point of support. The pendulum is rotating around an axis passing through its point of support perpendicular to the plane of motion.
ठीक है, क्योंकि हमने उसको ऊपर हैंग किया है तो नीचे से वो उसके परपेंडिकुलर बन जाता है जब हम उसको मूव करते हैं अपनी स्पोर्ट से। तो अगर पेंडुलम जो है वो एक 60 डिग्री की आर्क को कंप्लीट कर रहा है, जो उसने एंगुलर डिस्टेंस जो है इसका मतलब 60 जो है उसने कवर कर लिया। अगर पेंडुलम दोबारा 60 जो है दोबारा से कवर करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन के पास वापस आएगा, तो इसका मतलब है उसने ट्रेवल किया है 60 + 60 जो कि 120 है, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि डिस्टेंस को हम ऐड ऑन कर देते हैं। Angular distance is measured by the sum of all the angular changes undergone by a rotating body. जितना भी उसने चेंज किया है, वो चाहे गया है चाहे वापस आया है, ये सारा कुछ सारा हमने ऐड ऑन करना है, ये हमारा एंगुलर डिस्टेंस है। ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस जो है ये इसके लिए भी सेम वही सारी चीजें हैं जो हम डिनर के लिए इस्तेमाल करते हैं। The same procedure may be used for quantifying the angular distance through which the segment of the human body move. इसी सेम प्रिंसिपल को हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। If the angle at the elbow joint change from 90, ठीक है, आपने एल्बो को 90 डिग्री तक फ्लेक्स किया हुआ था, आप इसको आगे 160 तक लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने एंगुलर डिस्टेंस तो 70 ही कवर किया है ना, 90 में से 160 को माइनस कर दें, जैसे हमने अभी गोनी में पीछे बात की थी कि अगर आप 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे तो फिर आप जितनी लेंथ से स्टार्ट करते हैं आपने उसको माइनस करना होता है। तो 90 से मैंने स्टार्ट किया है और मैं 160 तक इसको ले गई हूँ, मैक्सिमम जो मेरी एल्बो की फ्लेक्शन अटेन हो सकती थी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो 70 डिग्री का हुआ है। इसी तरह से अगर मैं एक्सटेंशन फेज में आऊं कि मैं ओरिजिनल पोजीशन ऑफ 90 पे लेके जाऊं, ठीक है, इसको मैं दोबारा से 90 पे लेके जाऊं, पहले 70 कवर हुआ था, अब दोबारा 70 कवर होगा, तो इसका मतलब है कि मेरे ज्वाइंट ने 140 तक जो है डिस्टेंस को कवर कर लिया। बात समझ आ गई? हमने जो अभी प्रिंसिपल पढ़ा था डिस्टेंस का, उसको हमने एज इट इज अप्लाई कर दिया है ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट के ऊपर, कि जब आप ह्यूमन बॉडी में मूवमेंट देखते हैं तो आप कहते हैं कि हमारी बॉडी ने इतना डिस्टेंस कवर किया, उस स्पेसिफिक ज्वाइंट के ऊपर इतना डिस्टेंस कवर हुआ है। जी जरिश, आपने हैंड रेज किया है। मैम जो एल्बो की फ्लेक्शन है मैम वो तो 80 से 150 तक नहीं होती मैक्सिमम? नहीं बेटा, एल्बो की फ्लेक्शन जो है वो 160 डिग्री तक हो सकती है। ओके मैम। एल्बो की और जो नी की फ्लेक्शन है उनकी रेंजेस जो है वो सेम होती हैं। अच्छा, अब हम जो है वो ये बात होगी डिस्टेंस की कि डिस्टेंस जो है उसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो हमने जब 90 से 160 तक क्या देखा, तो उसमें हमने कहा 70 डिग्री तक की मूवमेंट हुई है, फिर हमने दोबारा 160 से उसको 90 तक हम लेके आए। ये बेसिकली क्या है, ये कर्ल एक्सरसाइज के बारे में बताया गया। आपने कभी कर्ल एक्सरसाइज अगर की हो तो हम हमेशा उसको एल्बो को फ्लेक्स करके वेट जो है उसको यूं लिफ्ट करते हैं और यहाँ तक लेके आते हैं। आप उसको बिल्कुल नीचे जो है वो बहुत कम होता है कि आप उसको नीचे छोड़ें, वरना आप जो फोर आर्म की जो कर्ल एक्सरसाइजेस हैं उसमें आप हाथ में रख के वेट को जो है वो यहीं तक बस लेके आते हैं। तो इस पोजीशन के बारे में बताया है कि जब आप इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये 70 है, ठीक है, 70 का डिस्टेंस कवर किया है क्योंकि 90 से आपने स्टार्ट किया और 160 तक आपने मैक्सिमम आप उसको ले गए। फिर आप 160 से दोबारा उसको जो है वो 90 के एंगल पे लेके आए हैं, तो इस केस में आपका जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो 140 डिग्री है। 70 + 70 के डिस्टेंस में हम हमेशा जो है वो प्लस कर देते हैं। तो अगर आप उसको 10 टाइम्स रिपीट करेंगे इस कर्ल को तो वो 1400 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि 10 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 140 से। 70 + 70 140 था और उसको हमने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हो गया ये? Just as with the linear counterpart, angular displacement is assessed as the difference in the initial and the final position of the moving body. जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने जो पहली वाली हमारी जो इनिशियल पोजीशन थी और जो फाइनल थी उनका आपस का जो डिफरेंस है उसको देख लेना है। If the angle at the knee of sport leg change from 5 to 12 degree during the initial sport phase of a running stride, the angular distance and the angular displacement at the knee are 7. जैसे हमने पीछे भी बात की थी कि जैसे डिस्टेंस कवर होता है वैसे ही सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन अगर आप पीछे आएंगे दोबारा तो डिस्टेंस को आप ऐड ऑन कर लेंगे लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। ठीक है, if extension occur at the knee returning the joint to its original 5 degree position, angular distance total 14, 7 + 7, but angular displacement is 0 because the final position of the joint is same as its original position.
ठीक है, कि रनिंग में आपने क्या किया, आपने एल्बो अपने जो नी है रनिंग साइड में उसको आपने एक पोजीशन में फिक्स कर दिया फ्लेक्स करके, उसके केस में आपने डिस्टेंस भी कवर कर लिया, डिस्प्लेसमेंट भी हो गई। लेकिन दोबारा से फ्लेक्शन के बजाय अब आपने दोबारा से नी को एक्सटेंड किया है, जब आपने नी को दोबारा एक्सटेंड किया है और आपने स्टार्ट भी एक्सटेंशन से लिया था, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि ओरिजिनल और फाइनल पोजीशन जो है वो सेम हो गई है, लेकिन डिस्टेंस को हमने ऐड ऑन कर दिया। तो ये डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में। अब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली क्या है कि आपने अपनी जो पोजीशन है या जो ओरिएंटेशन है आपकी, आपने उसको जो है वो चेंज कर लिया। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा ये क्या कहते हैं बायोमैकेनिक्स 1 में, कि डिस्प्लेसमेंट किसी भी चीज की होती है तो उसकी डायरेक्शन होती है, कोई भी चीज किसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है, और कोई मैग्नीट्यूड भी होता है डिस्प्लेसमेंट का। तो इसका मतलब है जैसे हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट थी डायरेक्शन के और मैग्नीट्यूड के, सेम ही हमारी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो भी डिपेंडेंट है डायरेक्शन के भी और मैग्नीट्यूड के भी। चीज डिस्प्लेस हमेशा किसी डायरेक्शन में होती है। तो एंगुलर के लिए हम जो डायरेक्शन के वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है। सर्कल क्योंकि एंगुलर है ना, एंगल बनना है, तो एंगुलर के लिए जो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं दैट इज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, बोथ आर सेम। तो हमने अपनी आसानी के लिए प्लस और माइनस के जो सिंबल्स है उनको इस्तेमाल कर लिया कि क्लॉकवाइज के लिए हम नेगेटिव का साइन इस्तेमाल करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज के लिए हम पॉजिटिव का साइन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये दो तरह की जो टर्मिनोलॉजीज है ये हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होती है उसके लिए वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमने उसको खुद ही अपनी आसानी के लिए प्लस और माइनस का जो नाम है उसको दे दिया। अब नेक्स्ट वन है इनके यूनिट। डिस्टेंस का यूनिट होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट है। ठीक है, अब एंगुलर की बात आ गई है, वरना नॉर्मली तो डिस्टेंस को हम मीटर्स में या किलोमीटर्स में देख लेते हैं। क्योंकि अब हम एंगुलर की बात कर रहे हैं तो हम उसको डिग्रीज में देखेंगे, ठीक है, या फिर रेडियन में देखेंगे, या फिर हम कहेंगे रेवोल्यूशन है। अब ये डिपेंडेंट है कि आपकी जो फिगर है वो कितनी बड़ी है। बहुत बड़े बड़े जो डिस्टेंस होते हैं एंगुलर, उनके लिए हम रेडियन या रेवोल्यूशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, फिर हम डिग्रीज का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। ज्वाइंट के लिए हम डिग्रीज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लिमिटेड रेंजेस होती हैं। ठीक है, तो मोस्ट फेमिलियर वन जो हमारा यूनिट है दैट इज डिग्री। अ कंप्लीट सर्कल ऑफ रोटेशन ट्रांसक्राइब एन आर्क ऑफ 360। ठीक है, आप कहते हैं 360 रोटेट करके वापस आ गया। 180 जो है वो हमारी स्ट्रेट लाइन में जो होती है वो 180 है। ठीक है, अगर आप कोई परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो उनके अंदर जो डिग्री बनती है वो 90 डिग्री की बनती है। तो ये हमारा जो कंप्लीट सर्कल है तो वो 360 का होगा, अगर हाफ है तो वो हमारा 180 का होगा, अगर वो परपेंडिकुलर है तो वो 90 का एंगल बनाएगी। तो डिग्रीज को हम इस तरह से मेजर कर सकते हैं। रेडियन भी जो है ये हमारा एंगुलर जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली उसके लिए हमारा एक यूनिट इस्तेमाल होता है, और इसकी जो वैल्यू है वो एक स्टैंडर्ड है विच इज 57.3। ये रेडियन है। रेडियन को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं कि पूरे सर्कल का जो मिड पॉइंट है उससे आप एक रेडियस की लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, 2 लाइंस, और उनके दरमियान में जो हमारा एंगल बनेगा वो हमारा 1 रेडियन होगा, जो कि इक्वल है हमारा 57.3 के। ठीक है, अ रेडियन इज डिफाइंड एज द साइज ऑफ एन एंगल। ठीक है, साइज ऑफ एन एंगल subtended at the center of a circle by an arc equal in length to the radius of the circle। ठीक है, सर्कल के रेडियस के इक्वली हमने एक एंगल को ड्रॉ किया है, तो वो जो हमारा एंगल बनता है वो 57.3 डिग्रीज का बनता है, तो वो एक रेडियन है। वन कंप्लीट सर्कल इज एन आर्क ऑफ 2 पाई रेडियन। ठीक है, ये जो हमारा कंप्लीट सर्कल है इसमें हमारा 2 पाई, ये जो यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ पे पाई की जो डायग्राम है, जब हम बुक से असल में इसको कॉपी पेस्ट किया गया यहाँ पे, तो पाई यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे पाई आएगा, और पाई की वैल्यू जो है दैट इज 3.14। आप लोगों ने शायद पहले पढ़ा होगा इस चीज को। तो एक कंप्लीट जो सर्कल होता है वो इक्वल होता है 2 पाई रेडियंस के, और उसमें एक पूरा 1 रेवोल्यूशन होता है, पूरा एक सर्कल होता है। ठीक है, जो हमारा 270 डिग्री है वो इक्वल है हमारा 3 पाई ओवर 2 के, जिसमें हमारा 3/4 एक सर्कल होता है। इस तरह से जो 180 डिग्री है वो पाई रेडियन के इक्वल है। ठीक है, सिर्फ उसमें एक रेडियन है, इसका मतलब है हाफ सर्कल। ये जो 90 वाला है इसमें पाई ओवर 2 है, जिसको हम कहते हैं 1/4 हिस्सा है किसी भी सर्कल का। ठीक है, तो वो हमारा 90 डिग्री का है।
तो यही वाली बात इसके अंदर लिखी हुई है कि 1 रेडियन जो है वो 57.3 के इक्वल है। और ये हमने कैसे निकाला है, क्योंकि हमने कहा है कि जो हमारा 360 है उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं 2 पाई से तो हमारी रेडियन की जो वैल्यू है वो निकल आती है कि 360 को आपने डिवाइड किया है 2 पाई, तो पाई के अंदर जो है वो आप 3.14 की वैल्यू डालें, 3.14 को आप मल्टीप्लाई करें 2 से और 360 को उससे डिवाइड कर दें तो 57.3 बनता है। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो रेडियन की हमारे पास निकल गई। थर्ड यूनिट जो है दैट वाज रेवोल्यूशन, कि 1 रेवोल्यूशन क्या है, एक कंप्लीट आर्क है, एक कंप्लीट सर्कल है, ठीक है। तो हमारे जो जिम्नास्टिक्स हैं या जो हमारे डाइवर्स हैं उनके केस में रेवोल्यूशन इस्तेमाल होता है नंबर्स ऑफ, आप कहें कि रेवोल्यूशन के कितने दफा उन्होंने रिपीट किया इस चीज को। तो रेवोल्यूशन को 2 फॉर्म्स में हम बता सकते हैं, या तो हम उसको एज अ यूनिट भी ले सकते हैं एंगुलर मोशन का, या फिर हमारे जो डाइवर्स हैं उनके केस में हम कहते हैं कि कितनी दफा उन्होंने डाइव किया है, तो उसको जो इतनी दफा उन्होंने डाइव किया होता है उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस है वो भी, ठीक है। तो 2 तरह से रेवोल्यूशन जो है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट वन है एंगुलर स्पीड एंड वेलोसिटी। नॉर्मल स्पीड और वेलोसिटी के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं जिसको हम लीनियर कहते हैं। एंगुलर के केस में जो है वही वाली बात होगी कि स्पीड को हम डिस्टेंस ओवर टाइम कहते हैं, यहाँ पे हम एंगुलर डिस्टेंस और चेंज इन टाइम ले लेंगे तो वो एंगुलर स्पीड बन जाएगी। है वही सारी चीजें, लेकिन बस हमने उनकी जगह एंगुलर डिस्टेंस और चेंज इन टाइम जो है उसको ले लिया, वरना हम नॉर्मल स्पीड को कहते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है, या चेंज इन टाइम, लेकिन यहाँ पे हमने एंगुलर डिस्टेंस को ऐड कर दिया। तो स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा, वेक्टर में और स्केलर में क्या फर्क होता है, बायोमैकेनिक्स 1 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, याद है किसी को? मैम डायरेक्शन का, वेक्टर डायरेक्शन को शो करते हैं। जी, वेक्टर में डायरेक्शन भी होती है लेकिन स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट के लिए शर्त है डायरेक्शन का होना, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम कहते हैं कि एंगुलर डिस्टेंस जो कि हमारा कवर हुआ हमारे चेंज इन टाइम इंटरवल के अंदर, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि हमारा जो सिग्मा लेटर है जो कि ग्रीक वर्ड है सॉरी, तो उसमें हम कहते हैं कि सिग्मा रिप्रेजेंट करता है एंगुलर स्पीड को, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो फाई है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एंगुलर डिस्टेंस को। तो हम यहाँ पे आप फार्मूला में देख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल्स टू फाई ओवर चेंज इन टाइम, जिसको हम डेल्टा टी कहते हैं, ठीक है। हम हमेशा चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा ये चीज। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या है, जिस रेट के साथ आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, और वो पोजीशन क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो स्पीड के अंदर आता है डिस्टेंस और वेलोसिटी के अंदर आता है डिस्प्लेसमेंट। जितनी ज्यादा आपकी पोजीशन या बॉडी डिस्प्लेस होती जाएगी उतनी ही ज्यादा उसकी वेलोसिटी होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। तो वही इसका फॉर्मूला है कि आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इक्वल है चेंज इन एंगुलर पोजीशन के डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन एंगुलर पोजीशन को हमने यहाँ पे डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया और चेंज इन टाइम को डेल्टा टाइम से। तो वो जो एंगुलर पोजीशन में चेंज है वो बेसिकली हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा ओवर डेल्टा टी। अब अगर हम थीटा की बात करें या हम चेंज इन एंगुलर पोजीशन की बात करें तो हम हमेशा डेल्टा को रिप्रेजेंट करते थे कि a2 माइनस a1। इसी तरह से हमने नीचे लिख दिया एंगुलर पोजीशन 2 माइनस एंगुलर पोजीशन 1 और चेंज इन टाइम को टाइम 2 माइनस टाइम 1। तो हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आ जाएगी। बात समझ आ गई है? तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको हमने इसके अंदर पुट किया। एंगुलर वेलोसिटी मस्ट इंक्लूड एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है इसमें, ये इक्वल है डिस्प्लेसमेंट के, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा डायरेक्शन मांगता है, तो वेलोसिटी को भी डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। स्पीड को डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। अब डायरेक्शन की हमने बात की थी कि वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको नाम दे देते हैं। क्लॉकवाइज नेगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो पॉजिटिव है। और यूनिट जो है वो हमारा जो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होता है टाइम के लिए वो सेकंड है। और एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी का क्या यूनिट है? जो हमारा एंगुलर स्पीड है वो डिग्रीज पर सेकंड है, वरना हमारी जो नॉर्मल होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, जो हमारा नॉर्मल डिस्टेंस होता है। अच्छा, एंगुलर स्पीड की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो डिग्री पर सेकंड हो जाएगी, या रेडियन पर सेकंड हो सकती है, या रेवोल्यूशन पर सेकंड होती है, क्योंकि एंगुलर को हम तीनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और हमारी जो
या हम इसको रेवोल्यूशन पर मिनट भी कह सकते हैं कि अगर हम डिग्रीज के सेकंड्स के अंदर उसको नहीं ले रहे, क्योंकि हम टाइम को सेकंड में भी मेजर कर सकते हैं और मिनट्स के अंदर भी जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी कितनी ज्यादा चेंज होती है, इसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी और द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अकरिंग ओवर अ गिवन टाइम। ठीक है, कितनी ज्यादा हमारी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहती है। तो उसके लिए एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं अल्फा का। एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल है हमारी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो वो जो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी था उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा ओमेगा से। अभी हमने पीछे बात की है ना कि एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चेंज डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी आ जाएगा, तो उसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। डेल्टा ओमेगा इक्वल होगा डब्ल्यू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक है, कि हमने दो टाइम्स के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी है उसको मेजर किया और हम उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से। टाइम का जो डिफरेंस है उसको हमने t2 माइनस t1 लिया। तो हमने बता दिया इसमें कि हमने इनिशियल पॉइंट के ऊपर ली थी और हमने जो एग्जिट पॉइंट है उसके ऊपर जो वेलोसिटीज ली हैं उनको हमने ओमेगा 2 और ओमेगा 1 से जो है उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये डिफरेंस है तीनों में कि लीनियर में जो डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है दैट इज मीटर, जबकि एंगुलर में हम उसको रेडियन भी ले सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी के लिए हम मीटर पर सेकंड इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे हम रेडियन पर सेकंड इस्तेमाल करेंगे। एक्सेलरेशन के लिए भी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर था, यहाँ पे एंगुलर में हम रेडियन पर सेकंड या डिग्री पर सेकंड या रेवोल्यूशन पर सेकंड, जो भी आप इन तीनों में से फिट करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लीनियर एक्सेलरेशन थी वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ठीक है, अगर आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होती है तो आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है, फिर वो चेंज नहीं होगी क्योंकि वो इक्वल है। जब ये चेंज होता है तो वो कांस्टेंट हो जाएगी। अब जैसे लीनियर एक्सेलरेशन का ये था कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे तो लीनियर एक्सेलरेशन पॉजिटिवली बढ़ती जाएगी, अगर आप पीछे की तरफ आएंगे तो वो नेगेटिव का साइन शो करेगी। ऐसे ही है, सेम यही चीज है इसके साथ कि जैसे हमारा लीनियर एक्सेलरेशन था वैसे ही हमारा जो पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन है वो इंडिकेट करेगा कि हमारी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर बढ़ रही है। जब पॉजिटिवली, जैसे अगर हम बात करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज की या क्लॉकवाइज की, तो अगर वेलोसिटी काउंटर क्लॉकवाइज के केस में बढ़ रही होगी तो आप उसको पॉजिटिव का साइन देते रहेंगे। ठीक है, अगर वो क्लॉकवाइज के अंदर बढ़ रही होगी तो आप उसको नेगेटिव का साइन दे देंगे। तो डायरेक्शन के ऊपर बेस करती है ये चीज। ठीक है, ये वाली बात है इसके अंदर। यूनिट क्या क्या है इसके, यही क्योंकि हम निकालते हैं एंगुलर वेलोसिटी को, क्योंकि हम टाइम के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो हम उन दोनों के यूनिट्स को आपस में डिवाइड कर देंगे तो इनके यूनिट निकल आएंगे। कॉमन एग्जांपल डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर या रेवोल्यूशन पर मिनट जो है, इससे हम निकाल सकते हैं हमारे एंगुलर एक्सेलरेशन का जो यूनिट है उसको। ये लास्ट वन है आज के टॉपिक में, एंगुलर मोशन वेक्टर्स। अब एंगुलर वेलोसिटी को या एंगुलर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कर्व शेप बनाना इम्प्रैक्टिकल लगता है, तो उसके लिए हमने एक रूल निकाला है विच इज कॉल्ड एज फर्स्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल बेसिकली क्या कहता है, ये राइट हैंड रूल है कि अगर आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं राइट हैंड की, तो ये जो कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स है ये बेसिकली डायरेक्शन ऑफ मोशन को शो कर रहा है, और ये जो वेक्टर है ये आपकी एंगुलर काइनेटिक, एंगुलर जो मूवमेंट है उसको। ठीक है, an angular motion vector is oriented perpendicular to the linear displacement of the point on a rotating body। तो ये हमारा जो है वो राइट हैंड रूल है। According to this rule, when fingers of the right hand are curled in the direction of angular motion, the vector used to represent the motion is oriented perpendicular to the plane of rotation। ये जो थंब है ये वो वेक्टर है जो ये जो मूवमेंट हुई है इसके परपेंडिकुलर है। तो ये राइट हैंड रूल है कि अगर आप अपना राइट हैंड लेते हैं तो आपकी जिस डायरेक्शन में जो मूवमेंट है, आपकी जो फिंगर्स कर्ल हो रही हैं, ये आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में बताती हैं। ये जो थंब है ये इस डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है, तो एक्सिस हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर ही होता है। क्लियर होगी बात? तो ये है हमारा राइट हैंड रूल। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम काइनेटिक के बारे में पढ़ेंगे कि एंगुलर काइनेटिक्स बेसिकली क्या होती हैं। उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस है हमारे जो रेज होंगे जिनको हम फिर आंसर भी करेंगे एंड में, कि हमारे जो स्प्रिंटर जब चलते हैं
तो वो अपना जो नी है उसको ज्यादा फ्लेक्स क्यों करते हैं? क्या ऐसी चीज है जो लॉन्ग रनर्स हैं जिन्होंने काफी देर के लिए चलना, अगर आप लोगों ने कभी मैच देखे हो तो वो बहुत एक्सेसिवली अपनी जो नीज है उसको चलते हुए फ्लेक्स करते हैं? क्या रीजन है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हमारे जो डांसर्स हैं या जो स्केटर्स हैं वो अपने आर्म्स को अपनी बॉडी के क्लोज रख के क्यों स्पिन करते हैं? आपने कभी देखा होगा कि वो बिल्कुल क्लोज कर लेते हैं अपने, उसके बाद स्पिन करते हैं। तो ऐसा क्यों है? ये सारी चीजें जो है ये हम एंगुलर काइनेटिक्स के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। इस आज के लेक्चर में कोई ऐसी चीज है जो नहीं समझ आई तो आप क्वेश्चन रेज कर लें। सबको समझ आ गई है? यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? नो मैम। ओ मैम। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है फर्दर? नो मैम। ठीक है बेटा, मैं फिर इसको एंड कर रही हूँ, ठीक है? मैम एमसीक्यूज का टाइम नहीं बढ़ सकता? नहीं बेटा, टाइम नहीं बढ़ सकता। मैम ये अटेंडेंस का क्या होता है? अटेंडेंस का क्या होता है? अटेंडेंस जो है वो मैं आपकी रिपोर्ट जनरेट कर लेती हूँ जूम से और उसके बाद मैं अटेंडेंस मार्क कर देती हूँ। आप लोग जिसने सिर्फ 2 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए ज्वाइन की होती है उसकी मैं अटेंडेंस मार्क नहीं करती, उसको मैं एब्सेंट मार्क करती हूँ। ओके मैम। मिड के लिए आपके एमसीक्यूज जो है वो 40 एमसीक्यूज हैं, ठीक है? और 40 एमसीक्यूज जो है इसमें आपको टाइम जो है वो 50 मिनट्स का मिलेगा और आप लोगों के फर्स्ट 13 लेक्चर्स हैं बस। ओके मैम। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी का? नो मैम। ठीक है बेटा, मैं फिर इसको एंड कर रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।